नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में। आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ताकि आपका रिवीजन बहुत तेजी से और आसानी से हो जाए। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, आपको इन पर विचार करना है। यहाँ पहला कथन है, ये जीवाणु कोशिकाओं में अपना आनुवंशिक पदार्थ प्रविष्ट कर उन्हें संक्रमित और नष्ट करने में सक्षम वायरस है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने एवं इनमें रेप्लिकेट होने के साथ मानवों में प्रत्यक्ष रूप से रोग उत्पन्न कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। अगर आप बैक्टीरियोफेज के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लें तो इसका उत्तर आप जान सकते हैं। बैक्टीरियोफेज उस प्रकार के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स को संक्रमित करने, उनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल प्रवेश कराने और उनको नष्ट करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन एक सही हो जाएगा। ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करते हैं। जब संक्रमित नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, उनमें रेप्लिकेट करने का मतलब ही नहीं उठता है। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाएगा। सामान्य जानकारी हमने इसके बारे में हासिल कर ली है कि बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियल फेज है, वो वस्तुतः बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज प्रकृति में सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाने वाले हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जैविक जीव हैं। अगर हम डायवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखें तो इनको आकार के दृष्टिकोण से, संरचना के दृष्टिकोण से, जेनोमिक संगठन के दृष्टिकोण से बहुत ही एक तरह से डायवर्सिटी इनमें होती है। होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब है कि सामान्य रूप से कुछ विशिष्ट जो बैक्टीरिया हैं, उन्हीं की प्रजातियों या उनके उपभेदों को ही ये संक्रमित करते हैं। अगर हम संरचना स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य रूप से तीन संरचनात्मक रूपों में ये देखे जाते हैं। पहला संरचनात्मक रूप है पूंछ सहित आइकोसाहेड्रल सिर। जब हम आइकोसाहेड्रल सिर की बात करते हैं तो ये उस तरह की चीजों को, आइकोसाहेड्रल का सीधा सा मतलब है 20 त्रिकोणीय फलक, यानी 20 त्रिकोणीय सरफेसेस। तो 20 त्रिकोणीय फलक वाला सिर पूंछ सहित। दूसरा है बिना पूंछ का आइकोसाहेड्रल सिर। और तीसरा रूप है इनका फिलामेंटस रूप, यानी तंतुमय रूप। अगर हम मानव कोशिकाओं के बारे में बात कर ली कि उनको संक्रमित नहीं करते हैं, तो उनको रेप्लिकेट उनमें होने का मतलब ही नहीं है। अगर हम इनके जेनेटिक रोल के बारे में बात करें तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है ट्रांसडक्शन का। जीव विज्ञान की भाषा में ट्रांसडक्शन का मतलब है कि जब बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। जब किसी भी जीन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहते हैं सामान्यीकृत ट्रांसडक्शन। जब कुछ विशेष जीन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहते हैं विशेषीकृत ट्रांसडक्शन। ये बैक्टीरिया के विकास को प्रभावित करते हैं, उसकी रोग जनकता यानी पैथोजेनिसिटी को भी ये प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप घर बैठकर ही अपनी जीएस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि संस्थान का जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा। ये मात्र 34,999 में ही आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान के किसी भी शाखा में जाएंगे और जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेंगे तो वहां पर इस पूरी फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी ये पूरा कोर्स जो है ये आपको फ्री में ही पढ़ने वाला है अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन ले लेते हैं। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी का जो बैच है वो 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो, इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप एक नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। नंबर होगा 8750187501 8750187501। चलिए
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के स्वदेशी यानी इंडिजिनस टीएनपीबी यानी ट्रांसपोजोन बी, ये एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन आधारित जीनोम एडिटिंग टूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने पहला कथन है, इसके तहत क्रिस्पर कैस9 या कैस12a के उपयोग द्वारा पादपों में सटीक एडिटिंग संभव होती है। दूसरा कथन क्या है? इससे पादप कोशिकाओं में ट्रांसपोजोन बी को सरलता से प्रविष्ट कराने में सहायता मिलती है, जिससे जटिल ऊतक संवर्धन विधियों पर निर्भरता कम हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। जब हम पहले कथन की बात करेंगे तो उसमें कहा गया है कि इस तकनीक के तहत क्रिस्पर कैस9 या कैस12a के उपयोग द्वारा पादपों में सटीक एडिटिंग संभव होती है। इसके तहत नहीं होती है, क्योंकि जो क्रिस्पर टेक्निक है, जीनोम एडिटिंग टूल है, वो अलग है। ये विदेशी टूल है, ये स्वदेशी आधार पर विकसित किया गया है, ये स्वदेशी टूल है, तो ये टूल ही अलग है। तो ये कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जो टीएनपीबी यानी ट्रांसपोजोन बी है, ट्रांसपोजोन बी प्रोटीन है, इसका आकार छोटा होता है। क्यों आकार छोटा होता है? क्योंकि इसमें एमिनो एसिड्स की जो संख्या है वो कम संख्या से बना होता है, ये छोटा होता है। जबकि कैस9 और कैस12a प्रोटीन का आकार बड़ा होता है, क्योंकि इनमें एमिनो एसिड्स की संख्या ज्यादा होती है। जब छोटा है तो इसको ज्यादा प्रिसाइज तरीके से कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जा सकता है, ज्यादा आसानी से प्रविष्ट कराया जा सकता है, ज्यादा आसानी से जीनोम एडिटिंग की जा सकती है, जबकि ये प्रक्रिया जटिल है। जब हम कैस 9 या कैस12a की बात करते हैं या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें सामान्य रूप से आप क्या करते हैं? पौधे की कोशिका या ऊतक को लेते हैं, उसमें जीनोम एडिटिंग करते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं, उसको टिश्यू कल्चर के माध्यम से पूरा पौधा बनाते हैं। यानी आपको ऊतक संवर्धन प्रक्रिया से सामान्य रूप से गुजरना पड़ता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी सटीक है कि आप पादप कोशिकाओं में सीधा इसको प्रविष्ट करा करके, उसमें होता क्या है कि आप उसके एडिटिंग कंपोनेंट को पोलन में, एम्ब्रोए में और या फिर किसी बीज में, किसी सीड में प्रविष्ट करा करके जो ऊतक संवर्धन प्रक्रिया है उसको बाईपास भी कर सकते हैं। तो यहां पर यह कथन बिल्कुल सही है कि जटिल ऊतक संवर्धन विधियों पर निर्भरता कम हो जाती है और सरलता से इसको पादप कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जा सकता है। यानी ऑप्शन, ये कथन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये आप समझ गए होंगे। और इसमें और सामान्य जानकारी ये है कि जो ट्रांसपोजोन बी प्रोटीन है, ये वस्तुतः किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जो कि कटक में है, वहां उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत ही छोटा है तो संक्षिप्त है, कम लागत इसमें लगती है। क्रिस्पर पेटेंटेड है, यानी विदेशी है और पेटेंटेड है, तो उसमें लागत स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो जाएगी। और आपको इसमें ट्रांसपोजोन बी में किसी तरह के बौद्धिक संपदा अधिकारों के, जो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जो प्रतिबंध है, उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक सूक्ष्म आणविक कैंची के रूप में कार्य की तरह ही कार्य करता है, सटीक डीएनए कटाई करता है, सटीक जीन संपादन करता है। कथन एक सही हो जाएगा। छोटा क्यों है? क्योंकि लगभग 408 एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। कैस9 की बात करें तो वो 1000 से लेकर के 1400 एमिनो एसिड से बना होता है। कैस12a लगभग 1300 एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से कथन 2 यहां पर सही हो जाएगा। क्रिस्पर पेटेंट किन संस्थाओं के पास है? ब्रोड इंस्टीट्यूट और कोर्टेवा जैसी संस्थाओं के पास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एपिजेनेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन, जिससे आनुवंशिक जानकारी प्रभावित होती है। दूसरा आपके सामने जो ऑप्शन है वो है डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन किए बिना जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तीसरा कथन आपके सामने है, अर्धसूत्री और समसूत्री कोशिकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से लक्षणों की वंशागति। और चौथा ऑप्शन है, प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों द्वारा जीनों का कृत्रिम परिवर्तन। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एपिजेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये डीएनए अनुक्रम में यानी डीएनए सीक्वेंस में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना जीन अभिव्यक्ति के नियमन के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अध्ययन की प्रक्रिया है, जहां पर पर्यावरणीय कारकों का, आपके आसपास के माहौल का, आपके वातावरण का, आपके बिहेवियर का, आपकी जीवन शैली का, जीन के कार्य करने के तरीके पर
किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करता है। आपके जीन के कार्य करने के तरीके पर, आपके बिहेवियर का, आपकी जीवन शैली का, आपके वातावरण का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? एपिजेनेटिक्स में। तो यहां किसी तरह का आनुवंशिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होता है। अगर एपिजेनेटिक परिवर्तन की हम बात करते हैं तो ये आनुवंशिक परिवर्तन से अलग होते हैं। आनुवंशिक परिवर्तन में क्या होता है? आपका डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन हो जाता है। म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन जब हो जाता है, उत्परिवर्तन जब होता है, तो जीन की संरचना में इस प्रकार से, प्रोटीन की संरचना में इस प्रकार से बदलाव होता है कि वो रोग भी उत्पन्न कर सकता है। यहां डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन ही नहीं है, यानी जेनेटिक डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन नहीं है तो जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है। तो डीएनए के आधार अनुक्रम यानी बेस सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब हम डीएनए की अनुक्रम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि डीएनए का जो खंड है वो किससे मिलकर के बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बने होते हैं, यानी एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन, साइटोसिन। तो इनके अनुक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन इसके एपिजेनेटिक्स के अंतर्गत नहीं होता है। एपिजेनेटिक्स परिवर्तन ये तय करते हैं कि जो आनुवंशिक जानकारी है, जो कि आनुवंशिक जानकारी आप जानते हैं कि जो डीएनए है वो क्या है? वो आपका आनुवंशिक जानकारियों का एक पूरा वहां पर जानकारी स्टोर्ड होती है। तो आनुवंशिक जानकारी को शरीर द्वारा कैसे पढ़ा और अभिव्यक्त किया जाए, यह तय करता है एपिजेनेटिक्स परिवर्तन। जब हम आनुवंशिक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये जीन में बदलाव करके प्रोटीन की संरचना को बदल देता है, जो रोग कारक भी हो सकता है। इसके विपरीत एपिजेनेटिक परिवर्तन क्या होता है? जीन को सक्रिय या निष्क्रिय करके जीन गतिविधि को नियंत्रित करता है। जैसे किस प्रकार से करता है? आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी के दौरान सेक्स हार्मोन विकसित होते हैं, प्यूबर्टी के दौरान। लेकिन अभी आपने कई अध्ययन इस प्रकार के देखे होंगे कि कई बार प्यूबर्टी समय से पहले देखी गई है। कुछ आप ये भी देख सकते हैं कि प्यूबर्टी आने में कुछ केसेस में समय बढ़ा हुआ देखा गया है। तो वो किसका, उसका सबसे बड़ा कारण किसको माना गया है? जीवन शैली को उसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि वो क्या करता है कि जीन को सक्रिय निष्क्रिय करके जीन गतिविधि को नियंत्रित करता है। आपका माहौल, आपका बिहेवियर, आपका जीवन शैली, ये सारी चीजें, और इसी का अध्ययन किया जाता है एपिजेनेटिक्स के अंतर्गत। तो एपिजेनेटिक्स परिवर्तन यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष कोशिका में प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, प्रोटीन किस समय बनेगा, प्रोटीन जल्दी बनेगा या लेट बनेगा, प्रोटीन कितनी मात्रा में बनेगा। कई केसेस में प्यूबर्टी पहले आ जाती है, सेक्स हार्मोन्स का डेवलपमेंट पहले हो जाता है, कई केसेस में बाद में होता है। तो अब हाल ही में कुछ इस तरह की स्थितियां देखी गई हैं कि प्यूबर्टी पहले आ रही है, तो वो जीवन शैली से जोड़ करके देखी जा रही है उस चीज को। तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? एपिजेनेटिक्स के अंतर्गत आ जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमआरएनए वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहां पर दिया गया है, एमआरएनए वैक्सीन द्वारा मानव कोशिकाओं के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ प्रविष्ट कराया जाता है, जहां इसके डीएनए के साथ एकीकृत होने से दीर्घकालिक प्रतिरक्षा मिलती है। दूसरा कथन है, वैक्सीन में प्रयुक्त एमआरएनए विशिष्ट विषाणु प्रोटीन का उत्पादन करने के क्रम में कोशिकाओं के लिए आधार के रूप में भूमिका निभाता है। और तीसरा कथन है, एमआरएनए वैक्सीन की प्रतिक्रिया में उत्पन्न एंटीबॉडी शरीर में बनी रह सकती है और उसी रोगजनक के पुनः संपर्क में आने पर तीव्र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्षम कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। जब हम एमआरएनए वैक्सीन की बात करते हैं तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है? सबसे पहले तो आपको एमआरएनए का मतलब होना चाहिए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, एम मतलब मैसेंजर। मैसेंजर क्या करता है? मैसेंजर जाता है प्रोटीन बनाने वाली मशीन के पास। प्रोटीन बनाने वाली मशीन कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन बनाने वाली मशीन कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। ये इसको इंफॉर्मेशन देता है साइटोप्लाज्म में जाकर के प्रोटीन बनाने वाली मशीन को कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। और जो प्रोटीन बनाना है और ये प्रोटीन बना देती है तो फिर शरीर अपने हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। तो वैक्सीन के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? आप एक हार्मलेस वायरस के प्रोटीन को बनाने का निर्देश दे रहे हैं। तो इसको डीएनए के पास जाने की जरूरत है। डीएनए कहां पर स्थित है? केंद्रक में स्थित है, न्यूक्लियस में स्थित है। इसको न्यूक्लियस में जाने की जरूरत है, ये न्यूक्लियस में जाता ही नहीं। तो यहां पर बताया गया है कि मानव कोशिकाओं के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ प्रविष्ट कराया जाता है, जहां इसके डीएनए के साथ एकीकृत होने से दीर्घकालिक प्रतिरक्षा मिलती है। इसको यहां जाने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा
प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी के पास साइटोप्लाज्म में जाता है, उसको निर्देश देता है ये प्रोटीन बनाना है, वो प्रोटीन बनाता है। ये हार्मलेस, एक तरह से आप क्या करते हैं कि किसी जो हार्मलेस प्रोटीन को बनाने का निर्देश ये दिया जाता है। जैसे कोई वायरस है तो उसके स्पाइक प्रोटीन को बनाने का निर्देश दे दिया, तो स्पाइक प्रोटीन से आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। फायदा क्या होगा, अगर कोई वायरस स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कि कोरोना वायरस करता था, तो वो क्या करेगा, वो उस प्रोटीन को, अब आपने इस वैक्सीन के माध्यम से प्रोटीन बना, इस शरीर ने प्रोटीन बना दिया आपके, तो शरीर का क्या है कि जो शरीर इस प्रोटीन को एक विदेशी के रूप में पहचानता है, और शरीर का जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, वो एक्टिव हो जाता है। और जब एक्टिव हो जाता है तो इम्यून सिस्टम इस पर हमला कर देता है। जब हमला करता है तो शरीर भविष्य के लिए भी इस बात को, मेमोरी सेल्स के माध्यम से इस बात को पहचानता है कि ये विदेशी प्रोटीन है, अगर ये शरीर में आता है तो उस पर हमला करना है। तो मेमोरी सेल्स के माध्यम से अगर भविष्य में वायरस इन्फेक्ट करता है, वायरस का हमला होता है, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तेजी से काम करेगी, और तेजी से काम करके इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी, तो वायरस का जो असर होगा वो कम होगा। तो एमआरएनए वैक्सीन इसी प्रकार से काम करती है कि ये हार्मलेस प्रोटीन को बनाने का निर्देश दे देती है, और इससे शरीर पहले से ही तैयार हो जाता है जब भविष्य में वायरस का कोई अटैक होगा तो। ठीक है, लेकिन ये सीधा साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है वहां पर जाता है, इसको केंद्रक में जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से कथन एक गलत हो जाता है। अब वैक्सीन में प्रयुक्त एमआरएनए विशिष्ट विषाणु प्रोटीन, वायरस का जो प्रोटीन है विशिष्ट है, उसका उत्पादन करने के क्रम में कोशिकाओं के लिए आधार के रूप में भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। एमआरएनए वैक्सीन की प्रतिक्रिया में उत्पन्न जो ये प्रोटीन बनाने का निर्देश दिया, जिसे विदेशी के रूप में शरीर ने ग्रहण किया और अब उसका प्रतिरक्षा तंत्र शरीर का कारगर हो गया, तो उससे एंटीबॉडी शरीर में बनी रह सकती है, और उसी रोगजनक के पुनः संपर्क में आने पर भविष्य में अगर कोई रोगजनक इन्फेक्ट करता है वो, तो उसके आने में मेमोरी सेल्स फिर से क्या करती है, इस एंटीबॉडी के माध्यम से उस वायरस पर हमला कर देती है, तो तीव्र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ये सक्षम बनाती है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 उत्तर सही होगा, और यही सब चीजें यहां पर दी गई है। ठीक है, ये एक बार आप इसका फोटो भी ले सकते हैं। यही सब चीजें जो आपको समझाया गया है वही सामान्य रूप से यहां पर भी लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रैम एयर टरबाइन यानी RAT रैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहां पर क्या दिया गया है, प्राथमिक विद्युत या हाइड्रोलिक स्रोत विफल होने पर क्रिटिकल फ्लाइट सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करने में इसे आपातकालीन स्थितियों में सक्रिय किया जाता है। दूसरा है, इसमें विमान की गति पर निर्भरता के बिना विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है, केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों, न तो एक और न ही दो। यहां पर पहला कथन क्या है कि प्राथमिक विद्युत या हाइड्रोलिक स्रोत अगर विफल हो जाएंगे, जो प्राथमिक विद्युत पैदा करने वाले, बिजली पैदा करने वाले स्रोत हैं जो विमान में लगे हुए हैं, अगर वो विफल हो जाते हैं, जो क्रिटिकल फ्लाइट सिस्टम है, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे सामान्य सिस्टम हो, जो उपकरण है, और उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता है, तो ऊर्जा की आपूर्ति कहां से पूरी होगी, इस रैम एयर टरबाइन क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, आपातकालीन स्थितियों में सक्रिय होएगा, और जो क्रिटिकल फ्लाइट सिस्टम है उसको ऊर्जा प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन ये ऊर्जा प्रदान किस प्रकार से करेगा, जो रैम है, यानी जो रैम एयर टरबाइन है, ये वस्तुतः विमान जितनी तेजी से जुड़ेगा, इसमें जब ये एक्टिव होता है, इसको डिप्लॉय होता है, तो विमान जब तेजी से उड़ेगा तो हवा का प्रवाह तेजी से आएगा, और हवा के प्रवाह की तेजी के आने से इसके जो ब्लेड हैं वो घूमेंगे, और फिर उनके घूमने से वो मैकेनिकल एनर्जी जो उत्पन्न होगी उसको कन्वर्ट किया जाएगा विद्युत एनर्जी में, और उसी से क्रिटिकल फ्लाइट सिस्टम को ये ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, यानी इसका विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है ये विमान की गति पर निर्भर है, क्योंकि विमान तेजी से चलेगा तो ज्यादा हवा का प्रवाह आएगा, तेजी से ब्लेडर घूमेंगे, ये इसकी निर्भरता के बिना विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता। इस प्रकार से कथन 2 गलत हो जाएगा, कथन 1 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और यहां पर दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। रैम एयर टरबाइन यानी रैट एक छोटा टरबाइन होता है, और इसे विमान में हाइड्रोलिक या विद्युत शक्ति के वैकल्पिक या आपातकालीन स्रोत के रूप में एक प्रकार से लगाया जाता है। आधुनिक विमानों में
जो रैम एयर टरबाइन है उसका उपयोग सामान्यतः आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है, जब प्राथमिक विद्युत प्रणाली और हाइड्रोलिक प्रणालियां पूरी तरह से विफल हो जाएं। और ये कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? ये उड़ान नियंत्रण फ्लाइट कंट्रोल प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करता है, नेविगेशन उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करता है ताकि रास्ते का पता लगाया जा सके विमान के, संचार उपकरणों का ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से संचार बनाए रखा जा सके, और अन्य जो फ्लाइट सिस्टम क्रिटिकल फ्लाइट सिस्टम है उनको चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान कर देता है रैम। इस प्रकार से कथन एक इसमें सही हो जाता है। अगर हम आगे बात करें तो विमान की गति से उत्पन्न जो वायु प्रवाह है उसी से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उत्पन्न करता है। जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता है तो वायु प्रवाह रैम एयर टरबाइन को घुमाता है। रैम एयर टरबाइन के घूमने से एक जनरेटर या हाइड्रोलिक पंप संचालित होता है और उससे उत्पन्न शक्ति की जो मात्रा है, जो बिजली की मात्रा है, वो विमान की गति पर निर्भर है। यानी रैम द्वारा जो उत्पन्न शक्ति है उसकी मात्रा विमान की गति पर निर्भर करती है। उतनी ही विद्युत या हाइड्रोलिक शक्ति उत्पन्न करता है जितनी आवश्यक प्रणालियां, जिसके माध्यम से आवश्यक प्रणालियां चल सके, यानी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम चल सके, आपका संचार सिस्टम काम कर सके ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ एक कम्युनिकेशन बनाए रखा जा सके। तो क्रिटिकल सिस्टम ही इससे चलता है। विमान की गति से स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता है रैट। तो कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। दो कथन है। पहला कथन है, एयर टू ग्राउंड सिस्टम के विपरीत उपग्रह आधारित सैटेलाइट बेस्ड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के तहत विमान पर लगे उपग्रह एंटीना के माध्यम से महासागरों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा सकती है। दूसरा कथन क्या है? उपग्रह आधारित प्रणाली की तुलना में एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी भूमि स्थित अवसंरचना पर कम निर्भर होने के साथ विमान की ऊंचाई से प्रभावित नहीं होती है। अगर आप एयर टू ग्राउंड सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके विपरीत जो उपग्रह आधारित इन फ्लाइट कनेक्टिविटी है उसके तहत विमान पर आप देखेंगे एक उपग्रह एंटीना लगता है, और इस उपग्रह एंटीना के माध्यम से आप देखेंगे कि ये उपग्रह एंटीना संपर्क एस्टेब्लिश करता है सैटेलाइट से, और वो सैटेलाइट संपर्क एस्टेब्लिश करती है आपके ग्राउंड स्टेशन से, और इससे जो विमान में राउटर लगा होता है उससे इंटरनेट मिल जाता है यात्रियों को। ठीक है, तो इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड एंटीना के माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से संपर्क करता है, इसलिए ये महासागरों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकता है। अब यहां पर दूसरा दिया गया है कि उपग्रह आधारित प्रणाली की तुलना में जो एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी है ये भूमि स्थित अवसंरचना पर कम निर्भर होने के साथ, एयर टू ग्राउंड सिस्टम वस्तुतः भूमि स्थित अवसंरचना पर ही निर्भर करता है। आपके जो सेल्यूलर टावर लगे हैं उनके बिना आप एयर टू ग्राउंड सिस्टम को कैसे चला सकते हैं, और ये विमान की ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। अगर सेल्यूलर टावर से आपका संपर्क ही नहीं होगा तो फिर आप किस प्रकार से विमान में इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं एयर टू ग्राउंड सुविधा के माध्यम से? तो भूमि स्थित अवसंरचना पर कम निर्भर होने के साथ विमान की ऊंचाई से प्रभावित नहीं होता है। विमान की ऊंचाई से निश्चित रूप से प्रभावित होगा। ऊंचाई ज्यादा होगी तो आप जो सेल्यूलर टावर है उससे संपर्क स्थापित करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इंटरनेट स्पीड प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार से कथन दो गलत हो जाएगा। तो कथन दो इसमें गलत है और केवल एक यहां पर सही है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। उड़ान के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी दो मुख्य तरीकों से मिलती है, एयर टू ग्राउंड सिस्टम, उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी। उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी में इंटरनेट जो संकेत है वो भूमि स्थित ग्राउंड स्टेशनों से उपग्रहों के माध्यम से विमान तक भेजे जाते हैं। तो ये जो भूमि स्थित ग्राउंड स्टेशन है उसी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं उपग्रहों के माध्यम से। तो भूमि स्थित जो ग्राउंड स्टेशन है उन्हीं से ये संकेत भेजे जाते हैं, लेकिन उपग्रहों का प्रयोग करके, उपग्रहों के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से। इसके लिए विमान के ऊपरी भाग पर एक उपग्रह एंटीना लगाए जाते हैं जो कि अभी आपको बताया गया था। इस प्रणाली की वजह से विमान इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हैं, महासागरों के ऊपर भी, मरुस्थलों के ऊपर भी, जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर भी। ये उन स्थानों में भी काम करती है जहां भूमि आधारित सेल्यूलर टावर उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी महासागरों के ऊपर भी ये काम करती है। एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी पूरी तरह से भूमि आधारित सेल्यूलर टावरों पर निर्भर होती है। जैसा कि अभी आपको बताया था, इस प्रणाली में विमान के निचले भाग पर लगा एंटीना निकटतम ग्राउंड टावर से संपर्क स्थापित करता है, और कनेक्टिविटी की जो उपलब्धता है और जो उसका क्वालिटी है
वो भूमि स्थित अवसंरचना, भौगोलिक क्षेत्र और विमान की ऊंचाई पर निर्भर करती है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। ये प्रणाली ग्राउंड टावरों से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है, उड़ान की परिस्थितियों से प्रभावित होती है कि विमान कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर नहीं है। तो कथन 2 इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नार्को एनालिसिस टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है, इसमें सोडियम पेंटोथल का प्रयोग व्यक्ति को शिथिल अवस्था में लाने के लिए किया जाता है, जिससे गलत जानकारी देने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। दूसरा है, नार्को एनालिसिस टेस्ट के परिणामों को स्वीकारोक्ति नहीं माना जाता, क्योंकि नशा की अवस्था में व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देने में अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहां पर अगर आप पहला कथन देखेंगे तो जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है उसमें सोडियम पेंटोथल का प्रयोग शिथिल अवस्था में लाने के लिए व्यक्ति को किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, सोडियम पेंटोथल का ही प्रयोग किया जाता है। और इससे सोडियम पेंटोथल का जो प्रयोग है, इससे एक तरह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो शिथिल हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो इससे गलत जानकारी देने की व्यक्ति की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। कथन बिल्कुल सही है। साथ ही हमारे यहाँ एक केस हुआ था, जिस केस को हम कहते हैं सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, वर्ष 2010 का मामला। वहां पर कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया था कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है उसमें जो व्यक्ति बयान दे रहा है, जो अभियुक्त बयान दे रहा है, उनको कन्फेशन नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि वो नशे की अवस्था में व्यक्ति जो है वो प्रश्नों के उत्तर देने में अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर रहा है। और इस प्रकार से कथन भी सही हो जाता है, यानी एक और दो दोनों कथन सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सोडियम पेंटोथल नामक नशीली दवा का प्रयोग होता है, शिथिल अवस्था में व्यक्ति चला जाता है, हिप्नोटिक अवस्था में चला जाता है। सोडियम पेंटोथल को सोडियम थायोपेंटल भी कहा जाता है। ये बार्बिट्यूरेट वर्ग की दवाओं में आता है। एनेस्थेटिक प्रभाव इसका होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस ये करता है। शल्य क्रियाओं में भी, शल्य जो चिकित्सा प्रक्रियाएं हैं, सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में निर्देश दिया था कि नार्को एनालिसिस और समान परीक्षण अभियुक्त की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते, और इस परीक्षण के दौरान जो भी कन्फेशन वो देता है उसको एक तरह से परीक्षणों के दौरान इसके कथन को न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति उत्तर देते समय अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग नहीं कर रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाता है। यदि स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है और उसके आधार पर बाद में कुछ सूचना या सामग्री प्राप्त होती है, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी। अगर वो स्वेच्छा से ही नार्को एनालिसिस टेस्ट करा रहा है, तभी उस स्थिति में ही ये स्वीकार्य होगी, और कथन 2 इसमें सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंच मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सौर कोरोना और सौर पवन का त्रिआयामी अध्ययन करने के क्रम में यह विशेष रूप से प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करने हेतु डिजाइन किया गया पहला अंतरिक्ष मिशन है। और दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत सूर्य तुल्यकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए गए 4 छोटे उपग्रह शामिल हैं। तो पंच मिशन की अगर हम बात करें तो नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन है, और इस मिशन के अंतर्गत अगर आप देखें तो सौर कोरोना, सौर पवन का त्रियामी अध्ययन करने के लिए ही ये विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जब हम प्रकाश के ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रकाश किस दिशा में वाइब्रेट कर रहा है, किस दिशा में वाइब्रेट प्रकाश करता है, इससे प्राप्त डेटा के आधार पर ही आप सौर कोरोना क्या होता है, सूर्य के वायुमंडल की जो बाहरी परत है उसको हम सौर कोरोना कहते हैं। सौर पवन मतलब आप जानते हैं कि सूर्य से बहुत बड़ी संख्या में चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत बड़ी संख्या में चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं। तो आप उनका भी एक अगर त्रिया में अध्ययन करते हैं तो आपको अपने ब्रह्मांड के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है, और उसी के लिए ये डिजाइन किया गया है। और इसमें प्रकाश के ध्रुवीकरण, यानी जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही हैं, उससे प्राप्त डेटा के आधार पर हम इसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सूर्य तुल्यकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए गए 4 छोटे उपग्रह शामिल हैं। निश्चित रूप से इसमें 4 छोटे उपग्रह शामिल हैं जिसमें कैमरास लगे हैं, और ये जब चारों उपग्रह में कैमरा लिखते हैं और चारों एक साथ काम करने में सक्षम हैं, तो क्या होगा,
कि ये एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक बड़े इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, चारों मिलकर के इस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा वो कक्षा होती है जहां पर एक ध्रुवीय कक्षा है, और एक ध्रुवीय कक्षा होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर ये हर बार एक ही किसी बिंदु पर एक ही लोकल जो सोलर टाइम है उसमें आपको दिखाई देगा। हर बार एक ही जो लोकल सोलर टाइम है उस पर ये एक जगह दिखाई देगा। पोलर, उसको हम कहते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। निम्न पृथ्वी कक्षा की बात है। एक तो होता है निम्न पृथ्वी कक्षा, मध्यम पृथ्वी कक्षा और उच्च हाई जो ऑर्बिट होती है, हाई अर्थ ऑर्बिट होती है। तो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट कितनी होती है पृथ्वी के वायुमंडल में? 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट मानी जाती है। तो इसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो इस प्रकार से दोनों कथन यहां पर सही हो जाते हैं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और अगर आप इसकी सही कुछ और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानना चाहते हैं तो पंच की फुल फॉर्म क्या है? पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। 4 छोटे सूटकेस के आकार के उपग्रह हैं और सूर्य और उसके परिवेश के अध्ययन के लिए इनको डिजाइन किया गया है। प्रत्येक उपग्रह में एक कैमरा लगा हुआ है। सभी उपग्रह मिलकर एक आभासी उपकरण यानी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं। अभी आपको बताया था ये तथ्य भी। सूर्य को केंद्र में रखते हुए 90 डिग्री के दृश्य क्षेत्र के साथ आंतरिक सौरमंडल का निरंतर अवलोकन इससे संभव होता है। पंच मिशन विशेष रूप से प्रकाश के ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य सौर कोरोना और सौर पवन का त्रिआयामी अवलोकन और मापन करना है। सौर कोरोना और सौर पवन के अध्ययन के लिए इस प्रकार का पहला अंतरिक्ष मिशन है और हेलियोस्फीयर के माध्यम से सौर पदार्थ के प्रवाह को समझने में इससे सहायता मिलेगी। तो कथन एक सही सही हो जाता है। चलिए अगला, अगर आप इसका और देखें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो चारों पंच उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनस निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। साथ ही ये कक्षा पृथ्वी की दिन रात सीमा रेखा डे नाइट टर्मिनेटर के निकट स्थित है। मान लिया ये पृथ्वी है और इसका ये हिस्सा प्रकाश में है और ये अंधकार में है। तो पृथ्वी का यह जो एक हिस्सा प्रकाश में होता है, एक अंधकार में, एक हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, एक पर नहीं पड़ती है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है लगातार बदलती रहती है। इस उपग्रह की पोजीशन को इस रेखा के पास बनाया गया है ताकि हमेशा इस रेखा, तो इसको हम कहते हैं डे नाइट टर्मिनेटर। तो अगर आप इस उपग्रह की पोजीशन को, ये जो 4 उपग्रह है सूटकेस के आकार के, इस लाइन पर बनाएंगे तो पृथ्वी कभी भी सूर्य के रास्ते में नहीं आएगी। यानी ये हमेशा सूर्य का ऑब्जर्वेशन करने की स्थिति में रहेगा और प्रकाश की स्थिति में रहेगा यहां पर, क्योंकि यहां किसी न किसी प्रकाश की अवस्थिति 24 घंटे बनी रहेगी। और इस कक्षीय विन्यास के कारण उपग्रह अधिकांश समय सूर्य के प्रकाश में बने रहते हैं। सूर्य का चारों ओर से निर्बाध अनऑब्स्ट्रक्टेड दृश्य उनको प्राप्त होता रहता है और इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहां पर कथन दिया गया है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग तब देखने को मिलती है जब विशाल खगोलीय पिंड स्पेस टाइम को वक्रित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दूरस्थ वस्तुओं से आने वाला प्रकाश मुड़ जाने वाले वलयों अथवा चापू जैसी विकृत छवियां बनती है। दूसरा कथन क्या है? आइंस्टीन के समान सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम की वक्रता है और प्रकाश का मार्ग उन पिंडों के द्रव्यमान से प्रभावित होता है जिनके समीप से वह गुजरता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको यह बताना है कि कौन सा सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। अगर आप यहां देखेंगे तो जो आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता था? मान लिया आप स्पेस टाइम को मानिए कोई चादर की तरह। अब इस चादर पर आप एक पत्थर डाल दीजिए, उस चारों चादर के चारों कोनों को आप पकड़ के टाइट पकड़ लीजिए। अब आप उसके बीच में एक पत्थर डालिए, तो आप देखेंगे कि जो पत्थर है वो पत्थर चादर को झुका देगा नीचे की साइड।
यानी एक प्रकार से चादर में वक्रता पैदा कर देगा, कर्वेचर पैदा कर देगा। अब इस चादर को आप स्पेस टाइम मान लीजिए, और इस चादर पर जब आप कोई खगोलीय पिंड डाल दें, पत्थर को आप खगोलीय पिंड मानिए, तो उसने चादर को झुका दिया। तो आइंस्टीन का कहना यह था कि जो स्पेस टाइम है वो भी इसी तरह से फंक्शन करता है। अगर उसमें कोई बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है तो वो स्पेस टाइम में क्या है, वो कर्वेचर पैदा कर देगा, और जब कर्वेचर पैदा करेगा तो उसके आसपास से कोई भी चीज, जैसे प्रकाश भी गुजरेगा, तो प्रकाश भी उस कर्वेचर के कारण मुड़ जाएगा। जब प्रकाश उस कर्वेचर के कारण मुड़ जाएगा तो वो दूसरी चीजों की दृश्यता को भी प्रभावित करेगा। वे दूसरी चीजें आपको या तो किसी वक्र के रूप में दिखाई देंगी, या कई बार वो एक रिंग वलय के रूप में दिखाई देंगी, या कई बार उनके आसपास, चीजों के आसपास एक आभा मंडल आपको दिखाई देगा, एक ब्राइट लाइट आपको दिखाई देगी, एक प्रभा मंडल आपको दिखाई देगा। तो ये न्यूटन ने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार चीज है। तो यहां जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, ये उसी तरह की स्थिति को रिफ्लेक्ट करती है, तब देखने को मिलती है जब विशाल खगोलीय पिंड स्पेस टाइम को वक्रित कर देते हैं। मान लिया कोई इस विशाल खगोलीय पिंड है, उसने स्पेस टाइम को वक्रित कर दिया है, कर्वेचर पैदा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दूरस्थ वस्तुओं से आने वाला प्रकाश, किसी तीसरी वस्तु से आने वाला प्रकाश मुड़ जाने से वॉल्यूम, रिंग और चापों अथवा कर्वेचर जैसी विकृत छवियां बनाता है। बिल्कुल सही है, और ये न्यूटन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार है, जहां पर वो बताता था कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो स्पेस टाइम की वक्रता है। गुरुत्वाकर्षण ऐसा नहीं है कि वैसे ही पैदा हो रहा है, वो वस्तुतः जो कर्वेचर पैदा हुआ है, जो गड्ढा पैदा हुआ है स्पेस टाइम में, उसकी तरफ अगर उसके चारों तरफ आप कोई बॉल डालेंगे तो वो घूमती 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 उसी चीज की तरफ चली जाएगी। तो वो स्पेस टाइम की वक्रता के कारण है। प्रकाश का मार्ग उन पिंडों के द्रव्यमान से प्रभावित होता है जिनके समीप से वह गुजरता है, क्योंकि वहां पर कर्वेचर है। तो यहां पर कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, और कथन एक की सही व्याख्या कथन दो करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, और यहां पर भी ये सारी चीज वही जो अभी आपको समझाया गया है वही दी गई है। तो आप इसका फोटो भी ले सकते हैं, इसका अगर आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी सैट 7R उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत से भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी संचार उपग्रह है। दूसरा है, यह LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड M5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल दो, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। तो अगर आप GSAT-7R उपग्रह की बात करें तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और इसे सबसे पहले जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया है। जब हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं, भूस्थिर कक्षा की बात करते हैं, तो भूस्थिर कक्षा कितनी ऊंचाई पर होती है? 35,786। ज्यादातर जगहों पर इसको आप लगभग 36,000 लिखा हुआ पाएंगे। इतनी बड़ी कक्षा में जब आपको, इतनी ऊंची कक्षा में जब आपको कोई उपग्रह स्थापित करना है, और वो भी जब जियो स्टेशनरी ये उपग्रह एस्टेब्लिश करते हैं तो भूस्थिर कक्षा में करते हैं, तो इसकी गति क्या होती है? पृथ्वी के रोटेशन के बराबर, यानी एक चक्कर ये 24 घंटे में काटता है। ठीक है, इस प्रकार से 24 घंटे में, और पृथ्वी से देखने पर हमेशा एक स्थान पर दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये जो इक्वेटर है उसके ऊपर एस्टेब्लिश किया जाता है भूस्थिर कक्षा में, और एकदम गोलाई में इसको एक तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है, सर्कुलर ऑर्बिट में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन एकदम से ही सर्कुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश नहीं किया जाता। सबसे पहले इसको इसकी ऑर्बिट में स्थान दिलाने के लिए इसको GTO में एस्टेब्लिश किया जाता है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये एक इंटरमीडियरी ऑर्बिट है, यानी इंटरमीडियरी ऑर्बिट ऐसी ऑर्बिट है जहां से आप फिर भूस्थिर कक्षा में उपग्रह को एस्टेब्लिश करते हैं। ये एक दीर्घवृत्ताकार पथ है, यानी पहले सैटेलाइट को आपने दीर्घवृत्ताकार पथ में एस्टेब्लिश कर दिया, फिर थ्रस्टर के माध्यम से धीरे धीरे इसमें इंजन के माध्यम से ये अपनी जो पथ है उसको धीरे धीरे क्या है, एक स्थिर कक्षा में डेवलप करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाता है। तो जियो
स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? एक इंटरमीडियरी ऑर्बिट है जो कि इस्तेमाल की जाती है किसी उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो इसको वहीं पर एस्टेब्लिश किया गया है सबसे भारी संचार उपग्रह। और भारी संचार उपग्रहों को किस रॉकेट के माध्यम से भारत में छोड़ा जा रहा है? लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड M5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित इसको किया गया, बिल्कुल सही है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। यही जानकारी इसके बारे में यहाँ लिखी गई है। कहां से इसको प्रक्षेपित किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और सबसे भारी स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत संचार उपग्रह है ये, इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित है। उपग्रह का प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री का 5वां परिचालन मिशन यानी M5 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। वजन कितना है? लगभग 4400 किलोग्राम वजन है। भारत से जीटीओ यानी भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। और जीटीओ में स्थापित होने के बाद यह अपने जब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा तो उसके बाद ऑनबोर्ड प्रणोदर तंत्र जो है, इसका ऑनबोर्ड जो इंजन है उसकी सहायता से अपनी अंतिम जो भूस्थिर कक्षा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो उसमें ये पहुंच जाएगा। इस प्रकार से कथन 1 और 2 दोनों यहां पर सही हो जाते हैं। CMS-03 यानी ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये लगभग 15 वर्ष के परिचालन जीवन के लिए डिजाइन की गई है। मल्टी बैंड संचार उपग्रह है। मल्टी बैंड संचार उपग्रह का मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल कर सकता है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो ये सी बैंड, विस्तारित सी बैंड और KU बैंड का प्रयोग कर सकता है। और ये इसकी कैपेबिलिटी को, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। सी बैंड के अंतर्गत सामान्यतः आप टीवी ब्रॉडकास्टिंग को देख सकते हैं। एक्सटेंडेड सी बैंड उसका और उन्नत चरण है। KU बैंड के अंतर्गत आप अपना DTH वगैरह कम्युनिकेशन को देख सकते हैं। तो महासागरीय क्षेत्र को भी ये कवरेज प्रदान करता है, भारतीय भूभाग की सहित। ट्रांसपोंडर उच्च क्षमता वाली सेवाएं प्रदान करते हैं, चाहे वॉइस संचार हो, चाहे डेटा संचार हो, चाहे वीडियो संचार हो। और भारतीय महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना को एक सुरक्षित समुद्री संचार एस्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी। और इस प्रकार से इसका एक रणनीतिक महत्व भी एस्टेब्लिश हो जाता है। दूरस्थ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, बैंडविड्थ हो, उसको उसकी उपलब्धता को बेहतर बनाएगा। बैंडविड्थ ही ये तय करती है कि आप एक साथ कितना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका इंटरनेट का स्पीड क्या है, बेहतर है या नहीं है, ये बैंडविड्थ से तय होता है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। पूर्ण बैटरी चालित विद्युत वाहन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन। उपर्युक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहनों, ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स की श्रेणी में आते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।